नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सवाल है कि वक्फ बिल के नाम पर कट्टर और नफरती एजेंडा आखिर कब तक चलेगा? क्या वक्फ बिल के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है आम मुसलमानों को उकसाया जा रहा, गृह युद्ध की धमकी तक दी जा रही? ताजा बयान सामने आया है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव SM यासीन का, जो वक्फ बिल के नाम पर नफरत फैलाने में लगे हैं। SM यासीन धमकी दे रहे हैं कि यह बिल पास हो गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, बिल मुसलमानों के लिए जीने मरने का सवाल होगा। ऐसी बातें इससे पहले कई और मौलाना और कई सियासतदान भी कर चुके हैं, जबकि कई मौलाना खुलकर बिल का समर्थन करने लगे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो भूमाफियाओं का जाल है वो खत्म हो जाएगा इस नए कानून से, इस संशोधन से। इसीलिए भूमाफिया खौफ में है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि शीतकालीन सत्र में यानी विंटर सेशन में वक्फ बिल कानून का शक्ल ले लेगा। अब सवाल है कि आखिर वक्फ बिल के नाम पर कौन गुमराह कर रहा, कौन भड़का रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वक्त की जमीनें सब पे कब्जा कर लेंगे, हालात बहुत खराब हो। ये सारे मुसलमानों को जीवन मरण का प्रश्न। मैं तो ये कहूंगा कि हम ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। कि उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा ये बता दीजिए। या मर जाए या खड़े हो जाए। इस कानून को एक शीत सत्र में हम स्वीकार कर सीधा करने का काम। वक्फ बिल पर एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं आने वाले शीत सत्र में वक्फ बिल को कानून का रूप दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ वक्फ बिल के नाम पर सरेआम भड़काने का काम जारी है। देश में गृह युद्ध होने की धमकी दी जा रही है। सड़कों पर उतरने की बात कहकर आम मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए जीने मरने का पैगाम दिया जा रहा है। अफवाह, भ्रम और झूठ इस कदर फैलाया जा रहा कि अगर वक्फ बिल पास होकर कानून की शक्ल में आ गया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। आए दिन नफरती और भड़काऊ बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब भड़काऊ बयानबाजी की है ज्ञानवापी मामले के पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव SM यासीन। SM यासीन कह रहे हैं बिल आ गया तो देश के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, SM यासीन सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश में हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो मकसद लेकर के ये आ रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक फैसले ने सेकुलर पार्टियों को धरातल पे ला दिया था, इस एक एक्ट के जरिए ये सारे सेकुलर पार्टियों को खत्म कर देंगे और इनका रास्ता साफ हो जाएगा। ये जमीनों को कब्जा कर लेंगे, जितनी वक्त की जमीनें सब पे ये कब्जा कर लेंगे और हालात बहुत खराब होंगे। ये सारे मुसलमानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा, सारे मुसलमानों के लिए। हकीकत ये है कि बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को होने जा रहा है, मजहबी एतबार से, धार्मिक लिहाज से और माली एतबार से। मैं तो ये कहूँगा कि हम ये लोग गृह युद्ध छेड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। SM यासीन यही नहीं रुके, सीधे सीधे अदालतों पर सवाल उठा दिए और यहां तक कह दिया कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अदालतें सो रही हैं, जो भी लेके जा रहा है लाओ भाई ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सी कानून बदल जाएंगे चीजों को बचाने के लिए। फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं कि आदमी सड़क पे आवेगा। जब हमारी पीठ दीवार से लग जाती है उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा ये बता दीजिए। या मर जाए या खड़े हो जाए। अब वो समय आ गया, दिख रहा है बहुत करीब। ये कोई SM यासीन यही नहीं रुके, सीधे सीधे अदालतों पर सवाल उठा दिए
और यहां तक कह दिया कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अदालतें सो रही हैं, जो भी लेके जा रहा है लाओ भाई ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद डेट पे डेट पड़ रही और है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत सी कानून बदल जाएंगे। मस्जिदों को बचाने के लिए फिर उसके अलावा कोई चारा नहीं कि आदमी सड़क पे आवेगा। जब हमारी पीठ दीवार से लग जाती है उसके बाद हमारे पास क्या चारा बचेगा, ये बता दीजिए। या मर जाएं या खड़े हो जाएं। अब वो समय आ गया है। दिख रहा है, बहुत करीब है। ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई भड़काऊ बयानबाजी की जा चुकी है। बिल के खिलाफ मुसलमानों को सिर धड़ की बाजी लगाने की बात ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने की थी, तो सरवर चिश्ती ने मुसलमानों को सड़क पर उतरने की बात कही थी। 2 दिन पहले ही बिल का समर्थन करने पर मुंबई में जेपीसी की बैठक में गुलशन फाउंडेशन के सदस्य इरफान अली परिजादे को धमकाया गया और काफिर तक कह दिया गया। सवाल है, ऐसी बयानबाजी से क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर नफरती जहर घोलकर देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है? क्या तथाकथित मुस्लिम हितैषी वक्फ बिल के नाम पर सीए की तरह ही मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहते हैं? इस बीच सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, शीत सत्र में बिल को कानून का रूप दे दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। अरे जब 303 सीटें थी तब क्यों नहीं लाए थे? अब जब उन्हें मालूम है कि हो नहीं पाएगा तो मूर्ख किसको बना रहे हैं? ये मूर्ख बना रहे हैं नागपुर वालों को। नागपुर वाले जानते हैं उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तमाम मौलाना और सियासतदान भले वक्फ बिल के खिलाफ उकसा रहे हो, लेकिन तमाम मौलाना ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं नए बिल के आने से वक्फ की संपत्ति में भूमाफियाओं का जाल खत्म हो जाएगा। अगर भारत सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लाती है तो मुसलमान इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इससे भूमाफियाओं का जो एक मायाजाल है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग वक्फ भूमाफिया बने हैं या वक्फ बोर्डों से साठ गांठ करके वक्फ की जमीनों को कौड़ियों में लेकर के वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, डर और खौफ उनको है। या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बना ली हैं और ये कानून आने के बाद ये बिल्डिंग उनसे छीन ली जाएगी। ऐसे में सवाल उठाए हैं, आखिर क्या तथाकथित मौलाना और सियासतदान झूठा नैरेटिव फैलाकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या ऐसे भड़काऊ मौलाना देश में गृह युद्ध चाहते हैं? सवाल यह भी है कि क्या जीने मरने की बात कहकर मुसलमानों को उकसाया जा रहा, जिससे देश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है, आम मुसलमान किसकी बात सुनेगा? जो वक्फ बिल के समर्थन में है और सच बोल रहे हैं, या फिर जो वक्फ संशोधन बिल के नाम पर गुमराह कर मुसलमानों को उकसा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो पहले सिरधड़ की बाजी, अब गृह युद्ध की धमकी। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और मौलाना साजिद रशीदी हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। अब रशीदी जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि एसएम यासीन नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने बयान दिया है, तो जरा समझाइए गृह युद्ध होगा कैसे? देखिए, गृह युद्ध ऐसे होगा जब नफरत की का बाजार लगा दिया है बीजेपी ने, नफरत का बाजार सजा दिया है। आपने योगी जी का बयान सुना होगा कल ही, अगर बढ़ते नहीं तो राम मंदिर नहीं टूटता, ऐसा बयान दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है हमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर टूट के मस्जिद बनी हो, और वो कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिया गया। हम बट गए थे। मैं थोड़ा सा शुरू में इंटरप्ट कर रहा हूं। मुगल थे सर, अयोध्या मत जाइए, वो अयोध्या से देश बहुत आगे निकल चुका है, राम मंदिर बन चुका है, लोग दर्शन कर रहे हैं। ये गृह युद्ध वाली लाइन पर बोलिए। नहीं, नफरत जिससे फैल रही है भाई, नफरत जिससे फैल रही है, गृह युद्ध तो यूं ही आएगा ना जब आप नफरत फैलाओगे। आज हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, मैंने 600 मदरसे बंद कर दिए और सारे मदरसे बंद करूंगा, देश को मुल्लों की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हो भाई? अब सीएम तय करेंगे कि कौन मुल्ला बनेगा और कौन डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? अब सीएम तय करेंगे।
यानी आप संविधान से बड़े हो गए। संविधान तो हमें आजादी दे रहा है कि तो आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे संविधान बन में सकते ये हो। लिखा हुआ है कि और अगर आप आपके कह रहे मन हो का कि नहीं, कानून हमें तो नहीं सॉफ्टवेयर आएगा इंजीनियर तो चाहिए। आप मरने मारने की बात करेंगे, आप सड़कों पर उतर जाएंगे, आप गृह युद्ध की धमकी देंगे। ये संविधान में कहीं लिखा है तो दिखाइए साजिद रशीदी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये देश के मन का कानून नहीं है, ये सिर्फ इंटीलिया को बचाने का कानून है। नहीं, अभी किसके मन का कानून है उधर जाइएगा बाद में, कोई कानून मैं नहीं फिर आ है। जाऊंगा। मुझे आप बताइए कि आपके मन का सिर्फ- कानून ये नहीं है सिर्फ- तो मरने मारने की बात और ये गृह युद्ध अंबानी की जी के धमकी मन की का बात कानून। करेंगे क्या? अरे भाई साहब, ये कानून जो है देश के मन का नहीं है, इंटीलिया को बचाने का कानून है। अंबानी के मन का कानून है ये। नहीं। आप समझते क्यों नहीं इन बातों को? नहीं, मैं नहीं समझूंगा ना, क्योंकि अकेले साजिद रशीदी थोड़े नहीं तय करेंगे देश के मन में क्या है। प्रदीप भंडारी, इसीलिए गृह युद्ध की धमकी, मरने मारने की बात, सिर धड़ की बाजी इससे पहले लगाने की बात हो गई है। तो आप सोचिए देश में क्या माहौल तैयार हो रहा है। सीएम योगी नहीं तय करेंगे कि कौन क्या पढ़ेगा। देखिए राकेश जी, मैं संविधान को ये लेके हुए संविधान की बात कर रहे हैं, मैं इसी पर इनको आज एक्सपोज करना चाहूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो देश के खिलाफ है। मैं इनके बयान को सुन रहा था, क्या कहा इन्होंने, आदमी सड़क पर आ जाएगा। मैं आपको राकेश जी वो वीडियो सुनाना चाहता हूं जब सीए के समय, अगर आपको याद होगा, ये किस तरीके से एक 4 साल की बच्ची को ये लेके आए थे और उससे इन लोग ने आजादी के नारे लगाए थे। नतीजा क्या निकला था, शाहीन बाग के ऊपर इन लोगों की वजह से एक 4 साल की बच्ची की मृत्यु हुई थी। उसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद इन्वॉल्व थे। ये लोग जानते हैं क्या चाहते हैं, जो राशिदी जी की सोच है, ये जाकिर नायक की सोच के साथ में, जिसके साथ दिग्विजय सिंह खड़े हैं। ये जाकिर नायक भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इस वक्त आप यासीन ने दिया था और राशिदी जी ने बात कर रहे हैं। जाकिर नायक एक घोषित आतंकवादी है जिसके विचार के साथ आतंकवादी आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या राशिदी जी और उनकी सोच जाकिर नायक से प्रेरित है, जो एंटी इंडिया आदमी है, वो भी गृह युद्ध चाहता है। इन्होंने पास में कोशिश कैसे करी थी राकेश जी, ये नहीं इनकी कोशिश। जब दिल्ली दंगे के वक्त में उन्होंने कोशिश करने का प्रयास किया था। जाकिर नायक को क्या देश ने मेरा आतंकवादी सवाल घोषित इनसे कर दिया यही है कि ये किसके कहने पे ये कर रहे हैं, ये इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि क्या ये किसके कहने पे ये कर रहे हैं। राकेश जी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। मतलब ये चाह रहे हैं, क्या बताना चाहता हूं राकेश जी, ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 1990 के दशक में, क्योंकि इनके व्यक्ति बोल रहे हैं कोर्ट सो रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि मिडनाइट हियरिंग जैसे आतंकवादी के लिए कोर्ट में हुई थी, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, वक्फ बिल के नाम पे मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं वापस से कहूंगा, ये अकेले नहीं काम कर रहे। प्रदीप भंडारी, कुछ साजिद रशीदी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए और उसका जवाब दे लीजिए। एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए। आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या कौन से मंत्री ने आकर कहा है कि हमने जाकिर नायक को दहशतगर्द बता दिया है, दहशतगर्द करार दे दिया है? भगोड़ा तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। दहशतगर्द कब माना है उनको देश ने? आप कोई बयान बताएंगे किसी मंत्री का? नहीं, आपके हिसाब से जाकिर नायक, आपके हिसाब से जाकिर नायक, अच्छा मुझे बताइए, जाकिर नायक, सुनिए, आपके हिसाब से अफजल गुरु और जाकिर नायक आतंकवादी नहीं है जिनसे आतंकवादी की सोच आगे बढ़ती है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। इनकी सोच आतंकवादी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं, मैं आपसे क्या देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? मैं कह रहा हूं, क्या देश की कोर्ट ने कह दिया कि वो दहशतगर्द है? सुनो, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो चाहे बोलोगे? सुनो मेरी बात, अरे जो चाहे बोलोगे? कैसी बात कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? जिसने बांग्लादेश के अंदर आतंकवादियों कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? पाकिस्तान की गोदी में जाके बैठा है। कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? राकेश जी, आपके शो पे इनका एजेंडा कौन से कोर्ट ने साबित किया है कि वो दहशतगर्द है? मुझे बताइए। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल ऐड करता हूं। साजिद रशीदी, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? फैसला नहीं, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? अरे शर्म करो यार। साजिद रशीदी, आप जाकिर नाइक को आदर्श मानते हैं? आप उन्हें मानते हैं वो एक सच्चा मुसलमान है? मैं जाकिर नायक को सुनिए, मैं जाकिर नायक को देश के कानून का भगोड़ा मानता हूं। नहीं, आप बताइए ना, क्या आप सच्चा मुसलमान भी मानते हैं क्या? चूंकि मेरा देश नहीं मानता। साजिद रशीदी, क्या आप सच्चा मुसलमान मानते हैं? मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते। जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं? पहले ये बताइए। थोड़े दहशतगर्द हो जाएंगे। आप जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि अपराधी मानते हैं? मैंने कहा कि मैं देश के कानून का भगोड़ा मानता हूं। जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? पहले बताइए। लेकिन दहशतगर्द नहीं मानता। आप बताइए ना, जाकिर नाइक को सच्चा मुसलमान मानते हैं कि भगोड़ा अपराधी मानते हैं? जवाब यार पांडे जी, जाकिर नायक मुसलमान भी है? कौन कहता है मुसलमान नहीं? सच्चा मुसलमान है। और भगोड़ा? अरे मुसलमान के साथ भी था,
लेकिन दहशतगर्द मुसलमान कौन का साथ भी कहता था। है? क्या देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? राकेश जी, ये देश के किसी कोर्ट बोलिए ने प्रदीप उनको भंडारी। दहशतगर्द कहा है? राकेश जी, ये रहा, मैं बता रहा हूँ, देश के किसी कोर्ट ने दहशतगर्द कहा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल ने जाकिर नायक की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एंटी टेरर कानून के अंदर ऑलरेडी बैन लगा चुका है, जो जिसके ऊपर यूएपीए की धारा है। इनके लिए कौन है ये वापस से कहूंगा, इनसे पूछिए अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे अफजल गुरु कौन है, पूछिए इनसे याकूब मेनन कौन है, बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये पीछे से और वही आज जाकिर नायक पाकिस्तान की गोदी में जाके आपको कुछ बैठा है। कानून का ज्ञान भी है कि नहीं? 100 आतंकवादियों को देश में दुनिया भर में आपको उसका कुछ विचार कानून इंस्पायर का करता है। ज्ञान भी है कि नहीं? प्रतिक्रिया अरे क्या आपको होती है, कुछ ज्ञान प्रक्रिया है? क्या होती है? मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, कानून का कुछ आगे ज्ञान बढ़ता रखते हूँ। हैं। प्रदीप भंडारी जी आता हूँ, एक मिनट साजिद रशीदी, एक मिनट। नहीं बोल पाएंगे। बहुत कोई शर्म ज्ञान की नहीं बात है। है कि आपको आप कोई ज्ञान जाकिर नहीं है नाइक को कानून का। मुसलमान कहकर आप उसका डिफेंड आप कर रहे देश के हैं, खिलाफ बोल फिर रहे तो हो। शुभ रास्ता मुसलमान का साहब भी था, मुसलमान अफजल गुरु भी था। मुसलमान नहीं जाकिर कई नाइक। मुसलमान ऐसे भी हैं जो मुसलमान आतंकी नहीं बनकर जाकिर आते हैं, नाइक। यहाँ पर जवानों की अरे गोलियों का पांडे, शिकार होते हैं, तो ये अरे कहेंगे कि पांडे मुसलमान जी, है। क्या मुसलमान नहीं जाकिर नायक? सर जाकिर आप नायक मुसलमान सर नहीं? प्लीज अगर कोई मुजरिम हो रुक जाता है जाइए, तो साजिद मुसलमान रशीदी भी रुक नहीं जाइए, रहता। शुभ रास्ता, फिर उसके बाद अगर आदिल कोई आपके पास आ मुजरिम रहा हो हूं। जाता है तो मुसलमान भी नहीं रहता क्या? नहीं, नहीं रहता मौलाना रशीदी, बिल्कुल बेवकूफी नहीं, की बातें करते हो यार। बिल्कुल नहीं रहता मौलाना रशीदी। आप अपने ही धर्म के, आप देश अपने से धर्म ऊपर का नहीं, देश से इल्म कानून रखते से ऊपर हैं, नहीं आप है। अपने धर्म के इल्म का सम्मान करते हुए सोचिए कि क्या कोई मुसलमान किसी भी जगह दहशतगर्दी फैला सकता है? क्या उसके शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वो दहशतगर्दी फैलाए? अगर वो ऐसा करता है तो मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानती, मैं तो उसे सच्चा मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानती। हो सकता है आप मानते हो, अब आपकी क्या पॉलिटिक्स है वो आप क्लियर कीजिए। आपके कहने लेकिन, से क्या होता है? आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से इतना जरूर होगा कि जो इस देश में बौद्धिक वर्ग है मुसलमानों का, वो आप मेरी जिसको बात से मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखेगा कहेंगे, कि क्या वो जाकिर मुसलमान नाइक नहीं? आप तो अव्वल मुझे दर्जे मुसलमान का, नहीं समझते। जाकिर नाइक अव्वल दर्जे आप का तो पता नहीं किस-किस को दहशतगर्द मुसलमान व्यक्ति नहीं है, समझते। आपके कहने से क्या होता है? जिसकी जुबान पर आग है, और जो कहीं पे कुछ भी देश बोलता है का तो दंगे कानून उसको भड़काने का दहशतगर्द नहीं मादा वो मानता। रखता है। देश अब आप की जाकिर सरकार नाइक उसको की दहशतगर्द वकालत नहीं क्यों मानती। कर रहे हैं ये मैं नहीं देश कह का सकती। कोर्ट उसको कोई आपने कहा दहशतगर्द कि नहीं वो देश मानता। का भगोड़ा है, आपके कहने से क्या देश होता का है? भगोड़ा है, तो क्या आपने कोई पीआईएल डाली? क्या आपने ऐसा कहा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, इस देश की कोर्ट को? क्या आप दरवाजा खटखटाया आपने कि उसको दहशतगर्द घोषित किया जाए? क्योंकि जाकिर नाइक के स्टेटमेंट्स ने सिर्फ भारत में ही नहीं, इस विश्व के कई देशों में आग भड़काई है। इससे तो आप इत्तेफाक रखते होंगे। मुझे लगता है इससे कोई भी मुसलमान जिसने अपने धर्म की सच्ची तालीम ली होगी, जो सच में जिसको इंसानियत का इल्म होगा, वो जाकिर नाइक को बरी तो नहीं कर सकता। तो ये सवाल तो आपके सूबे के लोगों को सोचना, ये सोचना हम हिंदुओं का काम नहीं है। लेकिन यहां पर खैर बात दूसरी है। देखिए राकेश जी, आज वक्फ बिल है, इसके पहले सीएए था, इसके पहले एनआरसी पे एक मनगढ़ंत डिबेट थी। इन सभी डिबेट्स के मूल में आप जाएंगे तो आप यही देखेंगे कि तात्विक रूप से किन्हीं 3 बिंदुओं पर मीडिया में चर्चा नहीं होती, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बिल में है क्या। बिल के किस क्लॉज से इनको दिक्कत है उनको मालूम नहीं है। नहीं, एक क्लॉज से दिक्कत है ना कि सत्यापन ना हो, तानाशाही खत्म ना हो जाए, ये बहुत सारी बातें हैं। महिलाएं कहां से उसमें आ जाएंगी, बहुत सारी बातें। शुभ रास्ता में आ रहा हूं। आदिल हसन, एक तो जाकिर नाइक को आदर्श इस देश का मुसलमान मानेगा क्या, जो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान जिससे हमारा 36 का आंकड़ा, जो हमारे देश में आतंकी बेचता है, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल है, ओवैसी बैठक में रहते हैं, उनके सामने एक आदमी को काफिर कह दिया जाता है, वो आरोप लगा रहा है कि उनके इशारे पर कहा गया। आपकी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं इससे धड़ की बाजी लगा देंगे। तो सर, सही संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? विरोध करना है तो सिर धड़ की बाजी, मरने मारने की बात, काफिर, ये सब कह दिया जाएगा? आप राकेश भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिस्ती एक जगह है बिहार में, मधुबनी में, वहां पे आवासीय हॉस्टल बन रहा है। नीतीश कुमार ने फंड जारी किया, भाजपा के एमएलए जाके धरना में बैठ जाते हैं और नीतीश कुमार को बोलते हैं मैं तुम नीतीश को करता हूँ। डीएम तक को बहुत इतना घटिया वर्ड बोला, मैं चैनल पे नहीं बोल सकता। इनका क्या बोलिएगा, कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सुन लीजिए, चिराग पासवान का सुन लीजिए, जीतन राम मांझी का सुन लीजिए, नायडू साहब का सुन लीजिए, वह बोर्ड पे क्या बिल है। मधुबनी में जो आवासीय माइनॉरिटी हॉस्टल, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पतवा में एक डिस्प्यूट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ट्रिब्यूनल पे आप बोलते हैं ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, आप बोलते हैं महिला को नहीं रखा जाएगा, पहले से महिलाओं को रखने का प्रावधान है। आप बोलते हैं कि आप बोलते नहीं आदिल भाई, मैं आज सुनिए ना, मैं आज ऑब्जेक्शन पर सवाल नहीं कर रहा हूं सर,
कि बिल में क्या है, उससे क्या आपको दिक्कत है, इस पर मैं आज चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ना मैं आज करूंगा। मैं चर्चा कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान कह रहे हैं सख्त सर धड़कीबाजी। उधर एक एफआईआर दर्ज हुई है ओवैसी और टीएमसी के सांसद के नाम पर कि काफिर कहा गया, धमकी देख लेने की धमकी दी गई, उनके इशारे पर ऐसा करके मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। तो सर सीधे संयम भाषा में विरोध नहीं हो सकता है क्या? मान लिया आपको पसंद नहीं है, मान लिया आपको विरोध करना है, सर सड़क पर उतर जाइए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन सिरधड़कीबाजी मरने मारने की बात, ये क्या तरीका है? राकेश भाई, आपने देखा कि किसी चैनल ने ये वीडियो नहीं दिखा पाया, सिर्फ उस जो गुलशन फाउंडेशन का सिर्फ स्टेटमेंट चला है। किसी जेपीसी में जगदम्बिका पाल बैठे हुए, वो बीजेपी के एमपी, वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सब रहते हैं, किसी ने बीजेपी का एमपी ने भी उसकी बात को सराहाया नहीं और उस आदमी का, लेकिन नहीं ठीक बात है, नहीं आपकी सही बात है, और एफआईआर में मेंशन है, बिल्कुल ऐसी कोई तस्वीर नहीं है आदिल, ये आपकी बात सही है। अख्तरुल ईमान का तो वीडियो आया था ना, अख्तरुल ईमान सिरधड़कीबाजी लगा देंगे, वो भी गलत था। सुनिए, बिहार में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ अग्निवीर ने पूरा ट्रेन पटरिया को उखाड़ा किया। इस देश में पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन हुआ, सब में लोग समर्पित होकर हर तरीके से आंदोलन किए। तो भारत के मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार है, वो करेंगे। अरे तो आंदोलन हम मस्जिद प्रदीप भंडारी लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन का। तो मैं आ रहा हूं आदिल, आप ही के पास रहूंगा, चलिए 20 सेकंड और बोल दीजिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं, और बोलिए। आप ही बोलिए कि जब मेरे वजूद की लड़ाई है तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा, ये हमारे वजूद, हमारी पहचान है, संविधान हमें देता है इसका बचाव के लिए। तो वजूद के लिए किसी का नहीं, वजूद के लिए सिरधड़कीबाजी, किसी को मार देंगे। हम अपना बोल रहे हैं कि हम अपना है, आपने मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा, वही बात है, फिर नबी तक पहुंच गए, मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ना इस देश का कोई नागरिक ऐसा चाहेगा। लेकिन नहीं, प्रदीप भंडारी, वजूद की बात है, मस्जिद मदरसों की बात है, तो मरने मारने की बात, सिरधड़कीबाजी, या फिर सड़क पर उतरकर कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, या पोस्टर तख्तियां लेकर कहेंगे कि हमारी मांगे मानो, नारे लगाएंगे। याद रखिएगा, प्रोफेट की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की बात पे नहीं करेंगे। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ऐसे कई मुल्क हैं जहां इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन माना जाता है, वहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से वहां के मुसलमान को क्या कहने की प्रयास कर रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, 2016 का गृह मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये गृह मंत्रालय का 2016 का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि जाकिर नायक की सोच ने आतंकवादियों को और नौजवानों को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दिया है। ये 2016 का स्टेटमेंट है, ये आतंकवादियों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। मैं इससे मौलाना साजिद राशिदी जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं राकेश जी, क्या ये खुश है कि अफजल गुरु को इस देश की अदालतों ने फांसी दी? क्या ये खुश है, हाँ या ना? और दूसरी चीजें मुझे बता दीजिए, ये वक्फ की बात कर रहे हैं, 1954 के वक्फ एक्ट और 1995 के वक्फ एक्ट में क्या फर्क है, इनसे पूछिए। बोलिए साजिद रशीदी, बहुत ज्ञान कर रहे। अच्छा चलिए, साजिद रशीदी से सवाल है, पहले साजिद रशीदी जवाब देंगे, फिर आगे अफजल गुरु को फांसी मिली, खुश है? सुनिए, मैं बता रहा हूं अफजल गुरु को देखिए, इन्होंने जो 2016 का स्टेटमेंट दिया, इनको खुद उसको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा दी है, ये नहीं कहा कि आतंकवादी हैं। क्या दहशतगर्द नहीं कहा जाकिर नायक को, उसने 2016 के स्टेटमेंट में। नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए, 1 मिनट सुनिए, अब चुप होकर सुनिए। 1954 में वक्फ एक्ट आया, 1954 में, 1995 में उसमें संशोधन हुआ। 2 ये अलग अलग बिल नहीं है, ये 1995 में सिर्फ संशोधन हुआ था, अलग से कोई वक्फ एक्ट नहीं आया था। इनको जानकारी नहीं। अरे तो ये भी अलग से नहीं आ रहा है साजिद रशीदी, ये भी संशोधन बिल है। 1954 में संशोधन बिल के जरिए ही आता है। 95 में संशोधन हुआ, बता नहीं पा रहे। 95 में अलग से बिल नहीं आया। बताऊंगा ना झूठ। अरे 95 में अलग से बिल नहीं आया, फिर झूठ। देखिए राकेश जी, ना ये कट्टरपंथी लोगों की सोच को मैं एक्सपोज करूंगा, ये मुसलमानों के भी विरुद्ध है इस देश के। मौलाना साजिद राशिदी जी इस देश के मुसलमानों के विरुद्ध है। 1995 के अमेंडमेंट में जो हुआ था, जिसके तहत 1954 का वक्फ एक्ट ये कहता था कि सिर्फ डोनेशन कोई इस्लाम फॉलो करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है।
1995 अगर के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2013 में, जिसमें नॉन इस्लाम वाला को की जमीन को भी ली जा सकती है, तभी इसको भूमाफिया कहा जा रहा है। इनको पता नहीं है। और आपकी डिबेट पे ये अभी तक ये नहीं कह पाए कि डिक्लेयर्ड आतंकवादी अफजल गुरु से की फांसी से ये खुश है। पूछिए आप। चलिए एक साजिद रशीदी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आपको समय दूंगा। प्रदीप भंडारी ने एक सवाल पूछा है सर, उसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज जाकिर नायक की हो रही है, आप अफजल गुरु पे जा रहे हो बार बार। नहीं पाएंगे ये। सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं बोल आ रहा हूं, आदिल आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। सॉरे सुनो, एक मिनट सुनो भाई, सुनो। आप अगर 1995 को ये साबित कर दो कि 1995 में दूसरा वक्फ एक्ट आया था, तो या तो टीवी पे बैठना आप छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। करो साबित उसको, करो साबित उसको। मैं जवाब दूं? बोलिए बोलिए मैं जवाब दूं? राकेश जी मैं जवाब दूं? आप बोलिए प्रदीप भंडारी। राकेश जी जवाब दूं? रुक जाइए, राकेश जी मैं जवाब दूं? 30 सेकंड प्रदीप भंडारी, फिर उसके बाद आदिल आपके पास आ रहा हूं। सुनो, पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा। सुनो मैं पढ़ूंगा। सुनो मेरी बात। 1995 जवाब नहीं देंगे, फर्क नहीं बताएंगे। 1995 एक्ट वाज अ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लेजिस्लेशन व्हिच रिपील्ड द वक्फ एक्ट 1954 एंड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1984। ये है पहला स्टेटमेंट 1995 का। पढ़ के आते हैं ये। अब बताइए अफजल गुरु जो है, क्या वो आतंकवादी को फांसी भी उस पर खुश हो कि नहीं हो? जवाब दीजिए राकेश जी, मैंने जवाब दिया। रिवील का मतलब समझते हो क्या? ना जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दीजिए। नहीं वो एक मिनट, साजिद रशीदी एक चीज और बता दीजिए। साजिद रशीदी बरेली के मौलाना है, बरेलवी, आप उनको बढ़िया मौलाना मानते होंगे। सुनिए ना, बरेली के मौलवी हैं, बरेलवी मौलाना है, आप बढ़िया उनको मौलाना मानते होंगे। वो कह रहे हैं ये तो भ्रमजाल फैलाने वाला है, भ्रमजाल खत्म हो जाएगा। क्या भ्रमजाल फैलाने वाला है? नहीं भ्रमजाल खत्म हो जाएगा संशोधन से। ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी कह सकता है। अरे भाई ये जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी सोच सकता है। आप कुछ भी सोचो, प्रदीप भंडारी कुछ भी तो सोचे। मत कहिए कि जो साजिद रशीदी कह रहे हैं वो साजिद रशीदी के मन की बात है, सिर्फ वो देश के मन की बात नहीं है। बरेलवी ये भी कह रहे हैं आदिल, ये तो मैं जानता हूं ना, भूमाफियाओं का तो मैं जानता हूं ना, ये देश के मन का बिल नहीं है। अब रुक जाइए साजिद रशीदी, आप जो कह रहे हैं वो देश के मन की बात नहीं है। बिल नहीं है, ये अंबानी के मन का बिल है। दूसरे मौलाना भी फेवर कर रहे हैं। ये अंबानी के मन का बिल है। मैं बार बार कहता हूं अंबानी के मन का बिल है। साजिद रशीदी प्लीज, अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। साजिद रशीदी रुकिए, आपका आदिल नाम नहीं है। अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। मौलाना चुप हो जाइए। अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। अरे मौलाना आप चुप हो जाइए। मैं बार बार कहता हूं ये इंटीलिया को बचाने सिर्फ आदिल की आवाज होने जा रही है। इसके मन का बिल नहीं है। हाँ राकेश भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अफजल गुरु का इतना चर्चा हो रहा है, महबूबा मुफ्ती के साथ मलाई खाए, यही भाजपा खाई है। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बनी थी, डिप्टी सीएम भाजपा के लोग बने थे। सत्ता जब आती है तो वही मोदी जी शपथ ग्रहण में गए थे और अमित शाह गए थे। तो महबूबा मुफ्ती का क्या स्टैंड है अफजल गुरु पर? मलाई खाने के बाद वही महबूबा मुफ्ती। नहीं प्लीज, मैं डिबेट डिरेल नहीं करना चाहता हूं आदिल। ये पहले भी डिबेट में कई बार सवाल उठ चुका है और बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा गया है कि इसीलिए गठबंधन तोड़ा था। तो मैं उधर डिरेल नहीं करना चाहता हूं प्लीज सर, इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से पहले ले चुका हूं। आप जो इशारा कर रहे थे वो बोलिए 30 सेकंड में, फिर मुझे शुभरास्ता के पास भी जाना है। नहीं प्लीज, ऐसे नहीं होता है आदिल प्लीज। बाप बेटी दोनों चीफ मिनिस्टर बनी है, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, अमित शाह मीटिंग में गए हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप इतने बड़े प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं। अरे नरेंद्र मोदी गए हैं उसपे शपथ ग्रहण में, अफजल गुरु पे क्या है पीडीपी का स्टैंड? बोलिए। अच्छा चलिए 30 सेकंड प्रदीप भंडारी इसका जवाब दीजिए, फिर शुभरास्ता आ रहा हूं। रुक जाइए प्लीज, अब आपने बोल दिया तो जवाब दे दीजिए प्रदीप भंडारी। नहीं आपने एक सवाल पूछा, समय थोड़ा कम है, समझिए, ब्रेक लेना। आदिल प्लीज समय की बहुत कीमत है, समझिए ना, इसी में 30 सेकंड प्लीज। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, एक भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने बोला कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, या जिसने शोक व्यक्त किया कि अफजल गुरु के आतंकवादी होने पे। अरे महबूबा मुफ्ती ने तो बुरहान वानी को भी, उसके भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को भी शोक व्यक्त किया, तभी हमने लड़ाई तोड़ी थी। आपके जैसे पीडीपी के साथ पीछे से मनाई करने की बात नहीं कर रहे, और आप लोग जैसे समाजवादी पार्टी जैसे बनारस के अंदर जो आतंकवादी केस वापस लेने का प्रयास नहीं कर रहे। अभी तक इस शो पे मौलाना साजिद राशिदी ने हिंदुस्तान जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बुलाया, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बुलाया। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुभरास्ता एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अरे रुकिए प्लीज, आप अफजल गुरु कंधार तक जाते रहिए आदिल, इससे आप सिर्फ डिबेट को डिरेल कर सकते हैं, समय खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल का जवाब नहीं है, सिर्फ धड़कीबाजी, काफी इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं? शुभरास्ता क्या ये बौखलाहट इसीलिए है
क्योंकि भूमाफियाओं का जो जाल खत्म होगा, तानाशाही खत्म होगी, सत्यापन वाली बात है। रुक जाइए प्लीज, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं है, सिर्फ शुभ रास्ता। जी राकेश जी, ना केवल जो आपने फायदे गिनाए वो हैं, उसके अलावा ये जो आदिल जी ने जो कहा कि मकबरा और कब्रिस्तान ये हमारे वजूद की बात है, मुझे लगता है इस पर भी एक डिबेट होगी, और ये मुसलमानों के बीच में डिबेट होगी कि इस देश का मुसलमान इस देश के हित को सर्वोपरि रखता है, इस देश की भूमि के जो हमारा जो एक ताना बाना है, सोशलिस्ट ताना बाना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें बिलीव करता है, या जो एक दीनी तरीके से और एक जिस तरीके की भाषा आदिल ने बोली, क्या उस तरीके से अपने आप को डिफाइन करता है? नहीं, ठीक है। कई सारे मुसलमान ऐसे हैं शुभ रास्ता जो कह रहे हैं कि यह संशोधन बहुत बेहतर है और ये होना चाहिए, इससे भूमाफियाओं का जाल खत्म हो जाएगा, आम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए कुछ काम हो जाएगा, सरकार अच्छा कर रही है, तो इसलिए भड़काऊ बातें नहीं। वक्त इतना